बीजेपी ते विरोधी पार्टियां जिहड़ियां तुहाडीआं विरोधी धिरां ने वो दोष लाउंदियां ने कि बीजेपी घट गिनतियां लई खतरा है। जितने दंगाई थे उनके पीछे आकर उनको जिंदा गैरेज में जला दिया गया। घर पे हम लोगों के ऊपर अटैक किया गया। किस तरीके से मैं पापा हम लोग दीवार कूद कर। ये सफ़र आसान रहा, चुनौतियों भरा था, बट सहजता से पार हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ? I think this is more challenging, more exciting. Real life like different aura है, एक different feel है। ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੌਰ? परिस्थिति ऐसी बनी जहां मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया था। मेरे घर से मेरा सामान बाहर फेंक दिया गया था। जिस पार्टी को मेरे पिता ने अपने खून पसीने से सींचा था उसी से ही मुझे अलग कर दिया गया था। वहाँ से फिर सही संघर्ष और चुनौतियाँ शुरू हुई। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी आज अगर पार्टी को एक मजबूत स्थिति में लेके जा रहा हूँ तो ये मेरे पिता का आशीर्वाद है। आम लोगों के विच चर्चा है कि जिहड़े सियासतदान होंदे ने ये इमोशनली नहीं होंदे। स्लीपलेस नाइट्स हम लोगों ने बिताई हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि इस मुकाम पे आने के बाद इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। किसी परिवार से आना ही सब कुछ होता तो मुझे लगता है कि पूर्व में जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बच्चे रहे वो आज कहीं ना कहीं बड़े पद पर होते। तुहाडे सियासी गुरु कौन रहे? तुहाडे पिताजी हैं? उनका एक ही जवाब होता था कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। जिहड़ा पासवान परिवार है वो विधान सभा दे विच अहम योगदान बनाएगा कि तुसीं सीएम चेहरा उत्ते बनना चाहुंदे हो? मैंने हमेशा चुनौतियों को सराखों पे रखा है, मजबूती से उनका सामना किया। दुनिया के नक्शे दे विच एक वड्डी फूड चेन भारत बने, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ डिपार्टमेंट ਵੱਲੋं कुछ किया जा रहा है? मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा आए कि दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर भारत का एक व्यंजन, एक डिश जरूर होना चाहिए। पंजाब ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री कोई स्पैशल लग रही है ताकि पंजाब के किसानों को फायदा हो सके, उत्थों के लोगों को फायदा हो सके? एक मजबूत प्रयास हम लोग कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, वो पूरा इको चेन तैयार हो, कोल्ड चेन स्टोरेजेस के माध्यम से। देश दे विच दलित समाज अजे भी मतलब बहुत पछड़िया है, बहुत थावां ते पिंडां दे विच उन्हां कोल मुੱਢਲੀਆਂ सहूलतां भी नहीं है, सो उहदे लई भी तुसीं कुछ कर रहे हो? समाज के कोई भी गरीब वंचित वर्ग के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ग्लोबल लीडर अमित शाह, चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, अरविंद केजरीवाल, सिर्फ झूठ बोलने वाला व्यक्ति, लालू प्रसाद यादव, भ्रष्टाचार, प्रशांत किशोर, मित्र। देश की सियासत विच जदों वड्डे नामां दा जिक्र आउंदा है, वड्डे सियासतदानां दा जिक्र आउंदा है, तो उन्हां दे विच पासवान परिवार दा जिक्र भी जरूर आउंदा है, क्योंकि राम विलास पासवान लंबा समा देश की सरगर्म सियासत दे विच अहम योगदान निभाउंदे रहे। उन्होंने वख-वख समय ते ना केवल बिहार के मुद्दों नूं चक्किया, सगों वख-वख स्टेटां दे विच जिन्ने दलित परिवार सी या आदिवासी परिवार सी उन्हां दे मुद्दों नूं भी बखूबी चुक्या। देश दे विच कोई भी सरकार बनदी होवे, कोई भी सरकार टुटदी होवे, उस समय दे विच सब दीआं नज़रां राम विलास पासवान ते जरूर हुंदियां सी कि वो किन्हां नूं अपना समर्थन देणगे, क्योंकि उन्हां दे इर्द गिर्द सियासत देश की घुमदी सी। सत श्री अकाल, मैं हाँ तेजिंदर फतेहपुर। साडे नाल इस समय मौजूद ने फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर चिराग पासवान जी। चिराग जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सब तो पहले तो ये दसो कि अभिनेता तो नेता बनने का सफ़र है जिहड़ा ये किवें कंप्लीट होया? कंप्लीट तो पता नहीं किवें होया, बट इन्ना मैनूं पता जरूर सी, बिकॉज कमिंग फ्रॉम दिस फैमिली, पापा दे नाल हमेशा पॉलिटिक्स ही देखी, बचपन तो ही यही देखा, यही सीखा। ज़रूर मूवी 'च ही जाना एक शौक सी, बट जानते ही पता लग गया कि इत्थे कुछ होना नहीं है। बाय नेचर यू नो व्हेन यू आर आप जब पॉलिटिक्स को देखते हो अपने आसपास,
वही सीखना, वही करना, तो वो डायलॉग्स याद करके बोलना, सेट पे जाना, वो होता नहीं था मुझसे। तो इवेंचुअली ये पता था कि आना राजनीति में ही है, बट हाँ, राजनीति में इतनी जल्दी आना होगा। 2013 में पहली बार जब मैं पार्टी का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना, पापा ने ये जिम्मेदारी उस वक्त मुझे पार्टी की दी थी। ये नहीं मुझे पता था कि इतनी जल्दी आना होगा। वो समय ऐसा था कि जब धीरे धीरे उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी और वो चाहते थे कि मैं उनके साथ जिम्मेदारियां बांटूं। उस वक्त राजनीति में आना हुआ। 14 का मैंने चुनाव लड़ा, 19 का मैंने चुनाव लड़ा, 24 का चुनाव लड़ा, इस बार अभी तीसरी बार का सांसद हूँ। खुशी मुझे इस बात की है कि जिस सोच, जिस विचारधारा, जिस आइडियोलॉजी के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी की शुरुआत की थी, उस विचारधारा को आगे लेकर बढ़ पा रहा हूँ, पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेके जा पा रहा हूँ। बीच का एक दौर ऐसा था जब पार्टी काफ़ी विपरीत परिस्थितियों से गुजर रही थी, बट उन तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी आज अगर पार्टी को एक मजबूत स्थिति में लेके जा रहा हूँ तो ये मेरे पिता का आशीर्वाद है और लोगों का, उनके समर्थकों का ये प्यार है कि जो साथ उन्होंने मेरे पिता का दिया वही वो मेरा भी दे रहे हैं। तो ये सफ़र आसान रहा, चुनौतियों भरा था, बट सहजता से पार हो गया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇਤਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ? ਫਰਕ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡਿਸਾਈਡਸ ਯੋਰ ਫੇਥ। जनता ने ही ਤੁਹਾਨੂੰ चुनना है, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ बनाना है। सो इट्स इवेंचुअली द पीपल हू टेक्स द डिसीजन। मूवी 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣਾਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਖਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ भी नहीं। सेम हेयर इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, इट्स इवेंचुअली योर वर्क, पीपल के साथ आप कैसा कनेक्ट करते हो। बट देन डेफिनेटली येस, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। मूवी 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ 5-6 ਮਹੀਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ ਮੂਵੀ ਲੱਗੂਗੀ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੂਵੀ ਆਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ, ਮੋਰ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਮੋਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੌਰ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਵੋਂਟ ਸ਼ਾਈ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ नेपो किड, आई एम अ नेपो किड, और मेरे लिए ये मैं गर्व की बात मैं मानता हूँ। आजकल ये टर्मिनोलॉजी ऐसी हो गई है कि नेपो किड सुनते ही लोगों को लगता है कि इसमें काबिलियत नहीं होगी, सिर्फ परिवार के नाम की वजह से नेपो किड्स आगे आते हैं, जो कहीं पे शायद मैं मानता हूँ सही भी है। पर मैं ये भी मानता हूँ कि किसी बड़े व्यक्तित्व का बेटा या बेटी होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको मौका शायद जल्दी मिल सकता है, बट इवेंचुअली आपकी काबिलियत ही आपको उस मुकाम तक लेकर जाएगी और उस मुकाम पे बना के रखेगी। अगर सिर्फ किसी परिवार से आना ही सब कुछ होता तो मुझे लगता है कि पूर्व में जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बच्चे रहे वो आज कहीं ना कहीं बड़े पद पर होते। बट हकीकत है कि उनमें से कई ऐसे हैं जिनके नाम को भी हम लोग नहीं जानते, जिनका परिचय भी हम लोग को नहीं पता। तो इवेंचुअली आई थिंक एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर पोटेंशियल, टू योर टैलेंट। अगर आप में काबिलियत है आप आगे बढ़ेंगे, काबिलियत नहीं है तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो हाँ, इस बैकग्राउंड से आने का लाभ ज़रूर था शुरू के दिनों में। 2014-2019 का चुनाव मैंने मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी के साथ मैंने लड़ा। एक तैयार व्यवस्था मुझे ज़रूर मिली थी उस वक्त। आई वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी वेयर एवरीथिंग वॉज लिटरली अवेलेबल ऑन अ प्लेटर।
तो ज़रूर उस वक्त वो संघर्ष जिस तरीके से शायद किसी दूसरे व्यक्ति को राजनीति में जब कोई आता है करना पड़ा होगा, तो शायद वो नहीं मुझे मिला। पर मैं इतना मानता हूँ कि 14 में चुनाव लड़ने का मौका मिला, बट अगर 19 में मैंने दोबारा जीत हासिल की तो कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत उसमें एक अहम रोल निभाती है। 14 का चुनाव मैंने महज 85,000 वोटों से जीता था, बट 2019 का चुनाव मैंने 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीता। तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत, मेरे पिछले 5 साल का काम का भी उसमें योगदान रहा। बट उसके बाद चुनौतियां शुरू हुई। 2019 के बाद सही चुनौतियां शुरू हुई। 19 का चुनाव हुआ, 20 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का 8 अक्टूबर को उनका निधन हुआ। और उसके बाद फिर जिस तरीके से पार्टी में, परिवार में एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, मेरे कई अपनों ने ही उस वक्त मुझे धोखा देने का काम किया। और करते करते एक दिन एक परिस्थिति ऐसी बनी जहां मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया था। मेरे घर से मेरा सामान बाहर फेंक दिया गया था। जिस पार्टी को मेरे पिता ने अपने खून पसीने से सींचा था, उसी से ही मुझे अलग कर दिया गया था। वहाँ से फिर सही संघर्ष और चुनौतियाँ शुरू हुई। मैंने उसके बाद 2023 में एक अलग पार्टी मैंने बनाई, और इस बार का चुनाव उस पार्टी के नाम के तहत मैंने लड़ा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जो आपने कहा भी, वो ज़रूर चुनौतियों भरा था। मुझे नहीं पता था कि नई पार्टी कैसे बनाते हैं। ये तमाम चीज़ें उस वक्त मेरे पिता ने की, उन्होंने ये सब देखा था। ये उस वक्त मुझे कभी मौका नहीं मिला इन बारीकियों को समझने का, जो जीवन में आई परिस्थितियों ने मुझे सिखाया। पर मैं मानता हूँ कि जब ये चुनौतियाँ आती हैं तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, आपको और मजबूत बना कर जाती हैं। तो मैंने हमेशा चुनौतियों को सराखों पे रखा है, मजबूती से उनका सामना किया। ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ? नहीं, ऑफ कोर्स इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम। काफ़ी मुश्किल समय सी मेरे लिए भी, मेरे परिवार लिए भी, मेरी मदर लिए भी। मेरी मदर ने ऑलवेज शी इज़ लिव्ड अ लाइफ लाइक क्वीन विद माई फादर। उन्होंने कभी भी इदा दी कोई परिस्थिति देखी नहीं। मैनू ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दी सी कि मेरे करके उन्होंने नाल भी है कुछ हो रहा, उन्होंने भी है कुछ देखना पै रहा। बट हैविंग सैड इट, आई थिंक मेरी ताकत भी हुई ने। उन्होंने ही मैनू भी मजबूती दी, मेरे पिता ने भी मजबूती दी। शी वॉज ऑलवेज देयर विद माई फादर एज अ शैडो, परछाई की तरह उन्होंने नाल वो हमेशा रही हैं। उन्होंने पापा के साथ मजबूती से काम किया, पर्दे के पीछे ही रह के किया, बट उनको मजबूती देने का उन्होंने काम किया। और यही भूमिका दोबारा उन्होंने मेरे साथ भी निभाई। मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के उस मुश्किल समय में वो ना सिर्फ मेरे साथ खड़ी रहीं, बल्कि मेरा मार्गदर्शन भी करती रहीं, मुझे गाइड भी करती रहीं। उनका एक अपना अनुभव रहा पापा के साथ, उन्होंने इन चीज़ों को उतार चढ़ाव जीवन के देखे, उस अनुभव का लाभ उन्होंने मुझे दिया, मुझे बताया, समझाया अलग अलग समयों पर। बट हाँ, डिफ़िकल्ट था, काफ़ी चैलेंजिंग था। स्लीपलेस नाइट्स हम लोगों ने बिताई हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि इस मुकाम पे आने के बाद इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इमोशंस होते हैं और वो आपको तकलीफ़ भी देते हैं। और मैं बहुत डिफरेंट लेवल्स पे मैं इन तकलीफ़ों का सामना कर रहा था। एक इमोशनल स्तर पे था, जब परिवार टूटता है वो भी आपको दुख देता है, जब आपके अपने आप से दूर होते हैं। और यहाँ पर तो जिनको मैंने मेरे पिता के जाने के बाद अपना पिता माना, मेरे चाचा, वो थे जिनकी गोद में मैं खेला, पला, बढ़ा। उनसे दूरी का दुख, मेरे भाइयों से दूरी का दुख, मेरा पूरा परिवार मुझसे छीन लिया गया। मेरे भाई बहन जितने थे उन सब ने मुझसे अपना मुंह फेर लिया। तो एक उस बात का दुख, एक इस बात का दुख कि मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरी बहनों को जो मेरी वजह से सब देखना पड़ रहा है, वो एक अलग तकलीफ़ थी। और फिर एक ये तकलीफ़ कि वापस से पार्टी को खड़ा करना है, क्योंकि मेरे पिता के कई ऐसे समर्थक हैं जिन्होंने उस परिस्थिति में भी मेरा साथ दिया, मुझ पर विश्वास रखा, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना। पर मुझे इतना पता है कि उन तमाम परिस्थितियों में भी मैंने पहली बार, आई हैव नेवर सीन माई मदर इमोशनली वीक। शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। उन्होंने हमेशा अपने आप को बहुत संयमित रखा है, बट पहली बार मैंने उनको इमोशनल देखा था। और ये वादा उस दिन मैंने उनसे किया था। आई रिमेंबर जब ये सब चल रहा था, सो आई वॉकड अप टू हर वन नाइट एंड आई हग्ड हर एंड आई टोल्ड हर
कि मॉम मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं इतना वादा आपसे ज़रूर करता हूँ कि आपने जो जो खोया है एक दिन वो सब आपको वापस लौटा कर दूंगा। कट टू उसके बाद जिस दिन मैंने शपथ ली उस रात वो मेरे कमरे में आई एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड कि आज तूने मुझे सब वापस लौटा दिया। तो मेरे लिए जितना चुनौतियों भरा था उतना ही इमोशनल भी थी ये जर्नी, बट हाँ हर परिस्थिति का सामना किया। ਸੋ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? I can't look beyond him, and when you have an institution like रामविलास पासवान जी at home, तो आप you can't look beyond him. I think जो मैंने सीखा उन्हीं से सीखा। वैसे कभी उन्होंने मुझे बैठकर राजनीति सिखाई हो ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया, और मुझे लगता है कि उनके सिखाने का सबसे खूबसूरत तरीका ही यही था। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि ऐसे करना या वैसे करना। ही गेव मी द स्पेस टू मेक मिस्टेक्स। उन्होंने मुझे गलतियां करने का मौका दिया, अपनी गलतियों से सीखने का मुझे मौका दिया। हमेशा वो मुझे बोलते थे कि तुम जाओ फैसला लो और अपने फैसले पे टिके रहो। अगर वो गलत हुआ तो तुम्हें सिखा के जाएगा, सही हुआ तो तुम्हारे अनुभव में जुड़ेगा। तो ये हमेशा उन्होंने मुझे वो स्पेस दिया। अगर आज वो होते और अगर ये इंटरव्यू आप उनके साथ कर रहे होते और आप उनसे पूछते कि चिराग को आप क्या सिखाएंगे, तो उनका एक ही जवाब होता था कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। तो उन्होंने कभी वो स्पून फीड नहीं किया मुझे पॉलिटिक्स में कि ये करना वो करना। फैसले लेने की इजाज़त मुझे दी, वो स्पेस मुझे दिया गलतियाँ करने का, और मुझे लगता है जो भी कुछ हूँ उन्हीं की वजह से ही हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ मुड़ के कैबिनेट मंत्री बने? इट वॉज अ बिग डे डेफिनेटली। जब इवेंचुअली जब आपका हार्डवर्क पे ऑफ करता है, खुशी होंदी है। सारिਆਂ ਨੂੰ खुशी सी, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇਖੀ। एंड डेफिनेटली ऑन अ नेशनल लेवल ऑल्सो इट वॉज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी कि वन ऑफ दोज फ्यू पार्टीज़ जिन्होंने 100% अपना स्ट्राइक रेट दिया। 5 सीटें मिली मुझे लड़ने के लिए, 5 की 5 सीटें मैंने जीती। ये मेरे लिए बड़ी बात थी, और ख़ास तौर पर तब क्योंकि मैंने मेरे प्रधानमंत्री के विश्वास पर मैं खरा उतरा। मैंने आज तक गठबंधन में कभी ऐसा देखा नहीं, और आमतौर पर गठबंधन की राजनीति में ऐसा होता नहीं है। गठबंधन में आपकी सीटें कई बार कम की जाती हैं बट बढ़ाई जाएं, ये मैंने नहीं देखा था। मैंने हमेशा देखा कि कोई अगर 8 पार्टी वाला है तो उसकी 5 सीटें कर दी जाएंगी, 5 वाले को 3 दे दी जाती हैं। गठबंधन में सीटें कम कर दी जाती हैं, बट पहली बार मैंने ऐसा देखा कि कोई एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दे दी गई हों। तो ये बहुत बड़ा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री ने मुझ पर रखा, और मुझे खुशी ज़्यादा इस बात की थी कि मैं उनके विश्वास पे मैं खरा उतरा। मैंने उनको डिसअपॉइंट नहीं किया, और अपने पार्टी उन कार्यकर्ताओं के विश्वास पर भी मैं खरा उतरा जिन्होंने उस समय में मुझ पर विश्वास रखा जब मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। कुछ महीने बाद बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਉੱਥੇ बनना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਐਂਡ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਫਸਟ, ਬਿਹਾਰੀ ਫਸਟ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜ ਬਣੇ। उस सोच नाल आई एम ट्राइंग टू वर्क, कोशिश कर रहा हूँ। इवेंचुअली मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि जिस तरीके से लोगों का विश्वास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ बढ़ रहा है, मैं मानता हूँ कि 2025 उन कुछ ही महीने रह गए ने, अक्टूबर चौथे चुनाव होने में मैं मानता हूँ कि उस चुनाव में हमारे गठबंधन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन है, और अगर सारी चीज़ें ऐसे ही रहीं तो हम लोग इस बार बड़े मार्जिन से हम लोग इस बार वहाँ पे सरकार बनाएंगे। आउट ऑफ 243 मैं मानता हूँ कि 225 से ज़्यादा सीटें हमारा अलायंस वहाँ पे जीतेगा। सो डेफिनेटली आई एम वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स दैट। पार्टी एक्सपेंशन प्लान भी अपना वर्क कर रही है। बाकी राज्यों में भी हम लोगों ने इस बीच में चुनाव लड़ा। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, 2 विधायक मेरे नागालैंड में है। इस बार हम लोगों ने झारखंड में चुनाव लड़ा, वहाँ पर भी हम लोग का विधायक है। दिल्ली में भी इस बार हम लोगों ने चुनाव लड़ा। सीट हम लोग नहीं जीत पाए, बट जिस तरीके से एनडीए की सरकार दिल्ली में बनी भाजपा के नेतृत्व में,
इसने हम लोगों के कॉन्फिडेंस को और बहुत बढ़ाने का काम किया। जिस सीट पे मैंने चुनाव लड़ा 51,000 से ज़्यादा वोट मेरा प्रत्याशी वहाँ पर लेकर आया, सेकंड मतलब फर्स्ट रनर अप रहा, सेकंड पोजीशन पे वो थे। तो ये मेरे विश्वास को बढ़ाती है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जनाधार धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में भी बढ़ता जा रहा है। पंजाब में भी इस तो बाद चुनाव होने 2027 ची इस वारी सोच है मेरी कि उत्थे भी आके पार्टी चुनाव लड़े। देखो की रहिंदा, चुनाव जो नेड़े आऊगा फिर आप इहदे बारे भी गल करांगे। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं बिहार दे? चाहत और हकीकत के फ़र्क को ना मैं पिछले इन 3 सालों में समझ चुका हूँ, इसलिए अब चाहतों में नहीं हकीकत में विश्वास रख के मैं काम करता हूँ। अगर चाहतों का हकीकत में बदलना इतना ही आसान होता तो मेरे पिता मेरे साथ होते। मैं कभी नहीं चाहता कि वो जाएं, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी पार्टी टूटे, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा परिवार टूटे। तो इसीलिए चाहत और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। मैं हकीकत में जीता हूँ और हकीकत को सामने रखते हुए प्रैक्टिकली काम करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि कोई पद पाने की मंशा मेरी बिल्कुल भी नहीं है। बिहार को आगे लेकर जाऊँ, मेरे प्रधानमंत्री का विज़न है 2047 तक भारत एक विकसित देश बने। इसके लिए ज़रूरी है भारत का हर एक राज्य विकसित राज्य बने। उस दिशा में मैं ज़रूर काम कर रहा हूँ। बिहार दी इस बार की जी विधान सभा चोन है बहुत दिलचस्प लग रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव परिवार भी इस बार बहुत एक्टिव है और बीजेपी भी, तुहाडी खुद की पार्टी, और खास करके इस बार प्रशांत किशोर भी उत्थे एक्टिव ने। सो प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स में तुसीं किस तरह देख रहे हो? आई थिंक इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स है उन्होंने भी। पहली बार मतलब आई ऑलवेज वेलकम जो लोग जात पात धर्म मज़हब से उठकर बदलाव डेवलपमेंट की राजनीति की बात करते हैं। बिहार की विडंबना रही है कि कई ऐसे दल हैं जिन्होंने सिर्फ जात पात की बातें की, जातियों में लोगों को बांटा, उनको अपना सिर्फ वोट बैंक समझा। बदले में जब डिलीवर करने का समय आया तो उन्होंने नहीं किया बिहार के लिए। जिसमें राजद जैसे ऐसे दल हैं जो कि जातीयता और सांप्रदायिकता को खुलकर बढ़ावा देने का काम करते हैं। वो जिस MY समीकरण की बात करते हैं वो जातीयता और सांप्रदायिकता ही उसमें दिखती है। ऐसे में मैं एक नई सोच के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। जब मैं MY की बात करता हूँ, मेरा MY महिला और युवा है। इस बार लोकसभा में भी महज 5 सीटों पर मैंने चुनाव लड़ा, पर उन 5 में से 2 महिला और 4 युवा। तो महिला और युवा कॉम्बिनेशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक नई सोच के साथ प्रशांत भी आगे बढ़ रहे हैं। मेरे बहुत पुराने और बहुत अच्छे मित्र हैं प्रशांत जी। मुझे इस बात की खुशी होती है कि जब जनता के पास विकल्प मिलते हैं। आई थिंक द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दिस कि आपके पास जितने ऑप्शंस अवेलेबल हों। प्रशांत जी एक ऑप्शन लेकर आ रहे हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के ऑप्शन के साथ मैं, पूरा NDA हम लोग एक साथ हैं। राजद अपने गठबंधन के साथ है, अपने MY समीकरण के साथ वहाँ पर है। मुझे लगता है कि ये सारे विकल्प बिहार की जनता के पास हैं। अंतोगत्वा फैसला जनता को करना है, जो भी फैसला वो करेगी सराखों पर। रामविलास पासवान दलित समाज ਦੇ आदिवासी समाज ਦੇ मुद्दे बड़े जोर शोर ਨਾਲ चुकते सी। उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ उन्हों दे विषय मैं मजबूती से उठाऊँ। ये सोच मेरे पिता की भी हमेशा से रही और मैंने भी उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने भी बिना इस बात की परवाह किए कि वो किस सरकार का हिस्सा हैं, उनको जब जब लगा कि समाज के साथ कोई अन्याय हो रहा है, मजबूती से उन्होंने सरकार के समक्ष रखने का काम किया। एक समय ऐसा था कि सरकार का हिस्सा होते हुए अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट करने के प्रावधानों को माननीय न्यायालय के द्वारा लागू करने का आदेश दिया गया था। उस पर भी मेरे पिता ने कैबिनेट में होने के बावजूद सरकार के समक्ष मजबूती से उस बात को रखने का काम किया और उन तमाम चीज़ों को विड्रॉ करवाया सरकार के माध्यम से, और जो कानून जिस मजबूत स्थिति में था उसको वापस यथास्थापित करने का काम करवाया। उसी तरीके से इस बीच में भी कई ऐसे विषय आए जिसने इस समाज की चिंताओं को बढ़ाने का काम किया, जिसमें से लैटरल एंट्री का एक विषय अभी रिसेंटली आया था, जिसने इस समाज में काफ़ी हद तक एक असंतोष पैदा किया। उस वक्त इसी सरकार का अंग होने के बावजूद, कैबिनेट का हिस्सा होने के बावजूद, मैंने मेरे प्रधानमंत्री जी के सामने मजबूती से इन बातों को रखा और उनको बताने का काम किया कि ऐसे फैसलों से कैसे समाज में एक असंतोष
बढ़ सकता है। मुझे खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी ने मेरी तमाम उन बातों को सुना, उसे सम्मान देने का काम किया और उस विषय को ना सिर्फ उन्होंने विड्रॉ किया बल्कि उसके साथ जुड़े हुए जितने भी बांटने वाली सोच वाले विषय साथ में आए, सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और ये सारी बातों पर भी प्रधानमंत्री जी ने अपने स्टैंड को मजबूती से रखने का काम किया। इस समाज का हिस्सा हूँ, इसका प्रतिनिधित्व देश की राजनीति में कर रहा हूँ। मेरी प्राथमिकता ज़रूर रहेगी इस समाज से जुड़े हुए विषय और इस समाज या समाज के कोई भी गरीब वंचित वर्ग के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। बीजेपी ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾर्टी है बीजेपी? मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। जो मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं सबदा साथ सबदा विकास एंड पिछले ऑलमोस्ट 11 साल हो गए ने हुण in the past 11 years he has delivered what he has said। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास भी उन्होंने जीतने का काम किया। ये मामूली बात नहीं है कि कोई सरकार और कोई एक व्यक्ति लगातार 3 बार देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री लगातार बने उस वक्त की परिस्थितियां अलग थीं। उस वक्त विपक्ष ने एकजुट होकर उनको हराने का प्रयास नहीं किया। यहाँ तो अपनी अपनी विचारधाराओं से समझौता करके कई ऐसे राजनीतिक दल एक साथ आए जिनका एक दूसरे के साथ कुछ लेना देना नहीं, बल्कि जिस राज्य से वो आते हैं उस राज्य में एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अगर मैं ये भी कहूँ तो गलत नहीं है। बंगाल जैसा राज्य जहाँ पे चुनाव के वक्त हम लोगों ने खूनी हिंसा होते हुए देखा है, इतना ज़्यादा विरोधाभास है इन दलों का, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट की तमाम पार्टियां। दिल्ली में ही आप देख लीजिए, जो एक मंच पर सो कॉल्ड इंडिया अलायंस बनाकर बैठे थे वही दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन लोगों ने लोकसभा में पूरी ताकत लगा दी प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए। क्या क्या रॉन्ग नैरेटिव्स नहीं इन लोगों ने सेट किए उस वक्त। आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज 8 महीने होने को आए केंद्र में सरकार बने हुए। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, कांग्रेस से, इन तमाम दलों से, किसका आरक्षण छीन लिया गया या कौन सा लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया या कहाँ का संविधान ख़त्म कर दिया गया। ये तमाम झूठी बातें, फॉल्स नैरेटिव करने के बावजूद, बंटवारे की राजनीति करने के बावजूद अगर देश की जनता ने मेरे प्रधानमंत्री पर विश्वास रखा है तो ये दर्शाता है कि समाज के उस वर्ग का भी साथ प्रधानमंत्री जी को मिलता है जिसके खिलाफ एक साजिश हमेशा विपक्ष के द्वारा रची जाती है। माइनॉरिटीज़ को लेकर बातें कही जाती हैं कि माइनॉरिटीज़ उनके साथ नहीं जुड़ते या माइनॉरिटीज़ के लिए ये सरकार नहीं करती। मुझे लगता है जितना ज़्यादा साथ माइनॉरिटीज़ का इस सरकार ने दिया। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे वो समय भी याद है कि जब कांग्रेस की ही सरकार थी उस वक्त जिस तरीके से दिल्ली में सिख दंगे हुए थे उसका मैं मेरा परिवार गवाह रहा है। 31 अक्टूबर 84 में जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी वो मेरा जन्मदिन भी होता है और उस दिन मेरे घर में मैं 2 साल का था, घर में जन्मदिन की पार्टी थी, सब लोग आए हुए थे, बड़े बड़े उस वक्त के राजनेता वगैरह सब लोग थे घर पे। और क्योंकि मैं एक सिख परिवार से भी आता हूँ, मेरी मदर सरदारनी है, मेरे नाना जी सरदार हैं, तो उनके सरदार होने की वजह से जिस तरीके से हम लोगों को भी घेरने का प्रयास किया गया, बल्कि एक सिख समुदाय के एक व्यक्ति थे, उन्होंने शरण लेने के लिए हमारे घर में आए। राजेंद्र प्रसाद रोड में हम लोग रहते थे, आकर उन्होंने घर पे शरण ली, गैरेज में जाके वो व्यक्ति छुपे गाड़ी के पीछे, और ये जितने दंगाई थे उनके पीछे आकर उनको ज़िंदा गैरेज में जला दिया गया। घर पे हम लोगों के ऊपर अटैक किया गया। किस तरीके से मैं, पापा, हम लोग दीवार कूद कर मतलब मैं तो गोद में ही था उस वक्त, किस तरीके से दीवार कूदकर मुझे ऊपर छत से नीचे फेंका गया। वहाँ पे जितने हमारे हेल्पर्स थे उन्होंने चादर बिछाकर मुझे कैच किया, पापा उधर से कूदे, मॉम वगैरह सब। तो ये तमाम बातें हम लोगों ने देखी है। तो जो आज सबसे ज़्यादा हितैषी बने फिर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को लेकर, अलग अलग अल्पसंख्यक समाज से आने वाले धर्मों को लेकर, हकीकत में जब ये लोग सत्ता में थे उन्होंने उस वक्त इस समाज के ऊपर जो यातनाएं करने का काम किया, अलग अलग धर्म माइनॉरिटी से आने वाले लोग उस बात को भी नहीं भूलें। तो ऐसे में सिर्फ ये भ्रम फैलाना कि बीजेपी है और माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं सोचती, मैं नहीं मानता। सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ ही ये सरकार आगे बढ़ रही है। फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री तुहाडे कोल बहुत वड्डा महकमा है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਭਾਰਤ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ डिपार्टमेंट ਵੱਲੋਂ कुछ किया जा रहा है? जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं ये मानता हूँ, और जितना मैंने इस डिपार्टमेंट को मैंने समझा और जितना इस डिपार्टमेंट के माध्यम से मैंने ग्लोबली भी ट्रैवल करने का काम किया, मैं फ्रांस गया हुआ था, वहाँ पे इस विभाग से जुड़े हुए अलग अलग
स्टेक होल्डर्स, अलग अलग ग्लोबल लीडर्स फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए, उनसे मेरी मुलाकातें हुई। प्रधानमंत्री जी ने मुझे डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फर्स्ट टाइमर मिनिस्टर हूँ, अभी 8 महीने भी नहीं हुआ और इतने बड़े मंच पर प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजने का काम किया। जहाँ जहाँ पर भी गया हूँ मैं, अभी कुछ दिन पहले दुबई में था, गल्फ फूड के लिए मैं गया था, जहाँ जहाँ पर भी गया हूँ मैं ये समझता हूँ कि भारत को एक डेस्टिनेशन के तौर पर ग्लोबली सारी कंट्रीज़ देख रही हैं। भारत में वो क्षमता भी है और इसी सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री, मेरी सरकार और मैं खुद, हम लोग काम कर रहे हैं कि इवेंचुअली हम लोग चाहते हैं कि भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर उभर कर आए। भारत में ये क्षमता है कि अपने देश की हंगर नीड्स को पूरा करते हुए ग्लोबल हंगर नीड्स को भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। उस दिशा में मैं इस सेक्टर को आगे लेकर जाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा आए कि दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर भारत का एक व्यंजन, एक डिश ज़रूर होना चाहिए, भारत का एक आइटम उस डाइनिंग टेबल पर ज़रूर हो। इस सोच के साथ मैं इस विभाग को आगे लेके जाने का काम कर रहा हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि जो एक्साइटमेंट है ग्लोबल लीडर्स का इस सेक्टर से जुड़े हुए, ना सिर्फ वो भारत को एक डेस्टिनेशन के तौर पर देखते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो ऑफ द कंट्री, आई मीन इट्स अ ह्यूज मार्केट विद 1.4 बिलियन पीपल लिविंग इन दिस कंट्री, बट ऑल्सो जो ईज़ ऑफ बिजनेस प्रधानमंत्री जी और मौजूदा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हैं, तो R&D के लिए, रिसर्च के लिए कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो भारत की ओर देख रही हैं। और जब मैं ग्लोबली ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का अनुभव भी हुआ है कि भारत आने वाले दिनों में फूड प्रोसेसिंग का हब बन सकता है। ये क्षमता है भारत में। इस विभाग के माध्यम से उन तमाम ऑप्शंस को मैं एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया करके भी हम लोगों ने एक बड़ा फूड इवेंट का आयोजन कुछ समय पूर्व हम लोगों ने शुरू किया। इसको एक एनुअल इवेंट हम लोग बनाना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एंड XYZ रीज़न इसको हम लोग शुरू में कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट हाँ, पिछला 3rd एडिशन हम लोगों ने लास्ट ईयर हम लोगों ने किया सितंबर में, और इस साल इसका 4th एडिशन हम लोग करने जा रहे हैं। सितंबर 25 सितंबर से 28 सितंबर तक ये चलेगा। वर्ल्ड फूड इंडिया के माध्यम से वी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे इस सेक्टर से जुड़ा हुआ हर स्टेक होल्डर एक मंच पर आकर अपनी चीज़ों को प्रस्तुत कर सकता है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई मशीनें हों, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए कोई नए इनोवेशंस हो, कोई स्टार्टअप आइडिया हो, कोई नई टेक्नोलॉजी, सिर्फ देश में ही नहीं ग्लोबली अगर कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई है, ये तमाम चीज़ें अंडर वन रूफ हम लोग वो प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे हर कोई आए, अपनी नई टेक्नोलॉजीज़ को एक्सचेंज करे, नए आइडियाज़ को एक्सचेंज करे। पिछली बार भी ऑलमोस्ट 100+ कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। देश का हर राज्य का इसमें पार्टिसिपेशन रहा। बड़े बड़े जितने ग्लोबल फूड लीडर्स हैं उन्होंने आके पार्टिसिपेट किया। तो मुझे लगता है इस तरीके के आयोजन से, मैं अभी गल्फ फूड गया भी इसीलिए था क्योंकि उनका 30th एडिशन था। तो टू अंडरस्टैंड कि गल्फ फूड ने किस तरीके से द होल जर्नी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ गल्फ फूड, उसको समझने में गया। वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स से मैंने मुलाकात की, जो मेरे काउंटर पार्ट हैं वहाँ पे उनसे मुलाकात की, अलग अलग ग्लोबल फूड लीडर्स से वहाँ पे मैंने मुलाकात की। तो मैं मानता हूँ कि भारत में वो क्षमता है। उसी को एक्सप्लोर करने की दिशा से ये तमाम इंट्रैक्शंस भी कर रहे हैं, ये तमाम मंच भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मेरा विश्वास है कि भारत अपने आप को ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाएगा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ स्पेशल लग रही है ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ फ़ायदा हो सके, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ फ़ायदा हो सके? बिल्कुल, आई थिंक पंजाब उन राज्यों में से है जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर में है। कैसे हमारे किसानों को ज़्यादा आर्थिक मदद मिल सके, उसमें भी इस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने हमेशा, जब मेरे पास ये विभाग नहीं भी था तब भी मैं बोलता था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स का गांव में लगना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो किसान अपना उत्पादन करें वो तुरंत प्रोसेसिंग के लिए वो चला जाए। उससे 2 चीज़ें होती हैं कि जब प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं वो अच्छे दामों में किसानों से उनका उत्पादन खरीदते हैं, उनका प्रोड्यूस वो लेते हैं, तो एक तो आर्थिक मदद होती है। दूसरा जो हमारे देश में सबसे बड़ा कंसर्न रहा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को लेकर, उसको मिनिमाइज़ करने की सोच के साथ उस सोच को मैंने प्राथमिकता देने का काम किया। क्योंकि एक बड़ा उत्पादन ऐसा है, वो तस्वीरें हम लोग को आज भी विचलित करती हैं जब हम लोग देखते हैं कि हमारे किसान भाई सड़क पर आलू हो, टमाटर हो, फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि उनको रिटेन करने की क्षमता, वो इकोसिस्टम अभी तक उतनी मजबूती से तैयार नहीं हुआ। उस इकोसिस्टम को तैयार करने का एक मजबूत प्रयास हम लोग कर रहे हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, वो पूरा इको
चेन तैयार हो, कोल्ड चेन स्टोरेजेस के माध्यम से, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं ताकि, और उसके अलावा भी कई ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैसे इरेडिएशन, पिछले बजट में हम लोगों ने उसकी घोषणा की। ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से जितने पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसको लंबे समय तक आप उसकी लॉन्जिटिविटी आप बढ़ा सकते हो। तो किसानों को तुरंत वो ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, उसके लिए औने पौने दामों पर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसको रिस्टोर करके रख सकते हो। जब बाजार में इस तरह की इंडस्ट्री, बिल्कुल, ये तमाम चीज़ों पर साइमल्टेनियसली काम चल रहा है, और मैं मानता हूँ कि जब तक मेरा ये कार्यकाल पूरा होगा तब तक किसानों की इस इंडस्ट्री, इस सेक्टर के माध्यम से हम लोग काफ़ी मदद कर चुके होंगे। मैं लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ग्लोबल लीडर अमित शाह, चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, अरविंद केजरीवाल, सिर्फ झूठ बोलने वाला व्यक्ति, राहुल गांधी, अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, नीतीश कुमार, नेता विद विजन, लालू प्रसाद यादव, भ्रष्टाचार, प्रशांत किशोर, मित्र। सानू समा देने ਲਈ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।